हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने बायोकेमिस्ट्री यूनिट के फर्स्ट लेसन स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के बारे में पढ़ा था। आज हम इस क्लास में सेकंड चैप्टर स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस को पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को थोड़ा रिवाइव करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने बताया था कि एटम ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं जिसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं और उसके चारों ओर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हुए होते हैं। इसके बाद एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट में डिफरेंस बताया था। एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दिया जाए तो वह उसका एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट होगा। इन्हीं के बेस पे आइसोटोप और आइसोबार में भी डिफरेंसेस पढ़े थे। आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट या ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक वेट में डिफरेंसेस होते हैं, उनको आइसोटोप्स कहेंगे। जबकि आइसोबार्स में जस्ट इसका अपोजिट होता है। इनके अंदर इनका एटॉमिक वेट तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंस मिलता है। आइसोटोप में कार्बन के आइसोटोप्स भी बताए थे और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स भी बताए थे। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में से प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम बताए थे। ट्राइटियम और कार्बन 14 वाला आइसोटोप हैं, वो एटमॉस्फेयर में कॉस्मिक रेज एंड एटम बम टेस्ट के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद वैलेंसी पढ़ी थी कि वैलेंसी का मतलब एटम अपने आउटर मोस्ट सेल के अंदर या ऑर्बिटल में ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेगा या जितने देगा या जितने शेयर करेगा वह उसकी वैलेंसी कहलाएगी। वैलेंसी के बाद में मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स में डिफरेंसेस पढ़े थे। मॉलिक्यूल्स एटम आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ेंगे तो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे और मॉलिक्यूल्स आपस में वीक बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ेंगे तो कंपाउंड्स बन जाएंगे। इसके बाद स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन का मतलब हो गया बॉन्ड्स। बॉन्ड्स दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एंड वीक बॉन्ड्स। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में एटम आपस में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस के द्वारा जुड़े हुए हैं। ऐसे बॉन्ड्स जिनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हो जाएंगे और वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो वीक बॉन्ड्स हो जाएंगे। वीक बॉन्ड्स 4 टाइप के होंगे जिसको हम इसके बाद पढ़ेंगे। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा, आयनिक बॉन्ड आएगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस आएगी और वैन डर वाल फोर्स आएगा, तो ये बाद में पढ़ेंगे। पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड 3 टाइप के होंगे, 2 टाइप के होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं उनके बीच में बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो इक्वल अमाउंट में दोनों ही एटम्स इक्वल अमाउंट में एटम की इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। जैसे सिंगल बॉन्ड बनाना है तो एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा भी 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अगर डबल बॉन्ड बनाना तो दोनों को 2-2 एटम देने पड़ेंगे और ट्रिपल बॉन्ड बनाना तो 3-3 एटम की शेयरिंग होगी। तो इस प्रकार इनके बीच में बॉन्ड बनते हैं, जैसे सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस प्रकार शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं। कोवलेंट बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं जो जुड़े हुए एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस मिलेगा तो उनके बीच का जो कोवलेंट बॉन्ड होगा वो पोलर हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है दोनों की तो इनके बीच नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। नॉन पोलर में यह एटम और यह एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रखते हैं, बॉन्ड बनेगा नॉन पोलर। जैसे एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। क्लोराइड भी है इसके Cl2। तो दोनों सेम एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो बॉन्ड भी नॉन पोलर बनेगा। जबकि पोलर में क्या होता है कि जैसे दोनों में से एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, दूसरे की कम होगी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो अट्रैक्ट करेगा और जिसकी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा। तो यहाँ यही कंडीशन मिलती है। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने HF और HCl। HF के अंदर फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की कम है, तो हाइड्रोजन तो अट्रैक्ट करेगा और क्लोराइड रिपल करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो बीच का जो बॉन्ड बन रहा है दोनों के बीच का वो पोलर है, मतलब कि एक की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरे की ओर कम। तो इनके बीच में पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। इसके बाद हम वीक इंटरेक्शंस को पढ़ेंगे। वीक 4 टाइप के बताइए। सबसे पहले हम आयनिक बॉन्ड को पढ़ेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के बाद में
वॉन डेर वाल्स फोर्स को और लास्ट में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस को पढ़ेंगे। वीक इंटरेक्शंस में पहली इंटरेक्शन आती है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड दो आयंस के बीच में बनता है। आयंस दो टाइप के होते हैं, पहला आता है कैटाइन और दूसरा आता है एनायन। कैटाइन जिसको हिंदी में कहते हैं धनात्मक आयन और एनायन को ऋणात्मक आयन कहते हैं। एनायन के पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है, इसीलिए यह इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, और कैटाइन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से इलेक्ट्रॉन रेसिपिएंट या एक्सेप्टर होगा। तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड्स ऐसे एटम्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, उन्हीं के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ कैटाइन और एनायन के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड्स है वह आयनिक बॉन्ड्स कहलाता है। यह बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है। यहाँ इस एनायन ने इलेक्ट्रॉन दिए और कैटाइन ने ले लिए, इसकी वजह से इनके बीच में बॉन्ड बन गया। एग्जाम्पल में NaCl, KCl ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। HCl, तो यहाँ पर Na जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन रेसिपिएंट है या एक्सेप्टर है, और साथ तीनों के अंदर क्लोराइड है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है। क्लोराइड के पास एक इलेक्ट्रॉन की अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और हाइड्रोजन, पोटेशियम और सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है आयनिक बॉन्ड है। नेक्स्ट सेकेंड आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या है, इसकी डेफिनेशन होगी बॉन्ड बिटवीन कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम नेगेटिव एटम एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड उन एटम्स के बीच में बनेगा जैसे कि एक कोई एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, उससे जुड़ा कोई कोवलेंटली जुड़ा कोई हाइड्रोजन एटम और कोई दूसरा एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो उनके बीच में बनेगा जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जैसे डायग्राम में बता रखा है कि यह कोई एक एटम ले लिया, X नाम दे दिया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और इससे कोई चीज़ जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा हुआ है कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा हुआ है, सॉरी हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। अब क्या होता है, कोई दूसरा कोई एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यदि यह एटम इस हाइड्रोजन से जुड़ जाए तो कौन सा बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले एटम से कोवलेंटली जुड़ा हाइड्रोजन एटम और दूसरा कोई जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वह उस हाइड्रोजन से जिस बॉन्ड के थ्रू बाइंड होता है वह बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। जैसे एग्जांपल दे के वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल जैसे H2O होता है तो HOH HOH, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन का जो एटम है ये इस हाइड्रोजन के एटम से अपने लोन पेयर की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। इसी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं और एक चेन बन जाती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है और हाइड्रोजन रेसिपिएंट या एक्सेप्टर है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया इनके बीच में। यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में जैसे H2O है, यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात की जाए एक वाटर के मॉलिक्यूल में, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल ये हाइड्रोजन भी बना सकता है किसी ऑक्सीजन से जुड़कर, ये वाला भी जुड़ सकता है, और इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स होते हैं, दो लोन पेयर से ये दो बॉन्ड और बना सकता है। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है, तो ये अपने को याद रखना है। इसके बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के भी टाइप होते हैं, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप के हैं, पहला है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड और सेकंड है वीक हाइड्रोजन बॉन्ड।
यदि x और y के बीच का जो एंगल होगा वह 180 डिग्री का होगा तो वह बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और 180 डिग्री से लेस देन होगा तो वह हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है। जैसे दो टाइप के हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। यहाँ x और y के बीच का एंगल है 180 डिग्री तो यह स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यदि 180 डिग्री से कम है इसके बीच का एंगल तो वह वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स के 3 एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल है पॉलीपेप्टाइड चेन्स। दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में, उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं, इसीलिए वह स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि एंगल 180 डिग्री का है। जैसे ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसका कोई एमिनो एसिड, इसका भी कोई एमिनो एसिड, इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड वह 180 डिग्री का एंगल रखता है। उसके बाद सेकेंड है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड ये डीएनए है और डीएनए का एक बेस का कोई एक नाइट्रोजनस बेस और दूसरे का कोई नाइट्रोजनस बेस, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो यह 180 डिग्री एंगल रखता है। इसीलिए जो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच के जो बॉन्ड्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आता है अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। अल्फा हेलिक्स में भी टर्न मिलते हैं, अल्फा टर्न, बीटा टर्न और गामा टर्न। तो अल्फा हेलिक्स में बीटा टर्न मिलता है जिसमें एक एमिनो एसिड अपने से चौथी एमिनो एसिड के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी। उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वह 180 डिग्री का होगा। जैसे ये अल्फा हेलिक्स है, यहाँ कोई एमिनो एसिड है, यहाँ आगे से किसी दूसरी एमिनो एसिड से वह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी तो एंगल 180 का होता है। तो इस प्रकार से 180 डिग्री की वजह से यह एक कहते हैं स्टेबल अल्फा हेलिक्स चेन बन जाती है। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स के। वीक, जहां पर एंगल कम हो जाएगा वह बॉन्ड वीक हो जाएगा। ये 2 हो गया। थर्ड आएगा वैन डर वाल्स फोर्स। वैन डर वाल्स फोर्स में 3 टाइप के फोर्सेस होते हैं। वैन डर वाल्स एक बॉन्ड नहीं है बल्कि जो मॉलिक्यूल्स के जो एटम हैं वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं, उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनता, बस फोर्स होता है अट्रैक्शन का। तो यहाँ अपन बॉन्ड वर्ड नहीं लिखेंगे, वैन डर वाल्स फोर्स लिखते हैं। ये 3 टाइप से होता है। पहला टाइप आता है परमानेंट डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। सेकेंड आएगा परमानेंट डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। थर्ड आता है इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। यहाँ इस वर्ड में अर्थ छिपा है कि परमानेंट डाइपोल एंड डाइपोल इंट्रैक्शन। यहाँ पर एक वर्ड और लिख सकते हैं परमानेंट डाइपोल इंट्रैक्शन, की मतलब इस प्रकार का जो वैन डर वाल्स फोर्स होता है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है जो डाइपोल कंडीशन में मिलते हैं। डाइपोल का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर दोनों चार्ज मिलते हैं, उसके एक एंड पर तो पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और एक एंड पर नेगेटिव चार्ज मिलता है, तो उन मॉलिक्यूल्स को हम डाइपोल कहेंगे। तो परमानेंट डाइपोल, कोई डाइपोल है, कोई मॉलिक्यूल है जिसके एक एंड पे माना कि पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्ज है, तो यह हो गया डाइपोल। ये दूसरा कोई डाइपोल है तो ये भी परमानेंट डाइपोल है, ये भी परमानेंट डाइपोल है। तो परमानेंट डाइपोल के बीच में बनने वाला जो फोर्स होता है वह एक वैन डर वाल्स फोर्स का एग्जाम्पल है। और परमानेंट डाइपोल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको, या फोर्स जो जनरेट होता है उसको हम किसोम फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट सेकेंड आता है परमानेंट डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। इसमें इससे उल्टा है कि वहाँ दोनों डाइपोल थे, यहाँ डाइपोल तो एक है लेकिन एक कोई दूसरा मॉलिक्यूल जो डाइपोल नहीं है, लेकिन यह मॉलिक्यूल डाइपोल नहीं है, ये डाइपोल है। तो यह मॉलिक्यूल इस डाइपोल की वजह से डाइपोल का काम करने लग जाएगा। तो एक तो परमानेंट डाइपोल है, दूसरा क्या इंड्यूस्ड हुआ है, इंड्यूस्ड डाइपोल है। तो ये परमानेंट डाइपोल और ये इंड्यूस्ड डाइपोल, तो इसने एक डाइपोल का काम किया। और डाइपोल में हमेशा अपोजिट चार्ज ही एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं। यदि इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ है तो इसका पॉजिटिव चार्ज इसकी ओर अट्रैक्ट होगा। इसमें भी ऐसा ही है कि अपोजिट चार्ज वाले जो पोल्स होते हैं, जो एंड्स होते हैं, वो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होकर उनके बीच में एक फोर्स जनरेट हो जाता है जो एक बॉन्ड का काम करता है। तो यहाँ इंड्यूस डाइपोल और परमानेंट डाइपोल के बीच का बना जो फोर्स होता है उसका नाम हो गया डिबाई फोर्स। यहाँ किसोम फोर्स होता है
यहाँ डिबाई फोर्स होता है। नेक्स्ट थर्ड आता है इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। यहाँ इंड्यूस डाइपोल में दोनों ही डाइपोल मॉलिक्यूल नहीं है, इंड्यूस होते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं और अट्रैक्ट होकर उनके बीच में एक फोर्स जनरेट हो जाता है जिसको हम लंडन डिस्पर्सन फोर्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, जैसे बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर के अंदर एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये है, इसका एन टर्मिनल से सी है, इसका एन से सी है, तो ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन है। इसका कोई मॉलिक्यूल जैसे CH, ये CH3, ये भी CH3, सेम ऐसे ही इसका भी CH, इसका CH3 और इसका CH3। ये जो साइड चेन्स हैं, ये साइड चेन्स एक दूसरे के अंदर फंस जाती हैं। ये इसका CH3 यहाँ और इसका यहाँ, तो एक दूसरे के अंदर गुथ जाता है, तो एक स्टेरिक कंडीशन आ जाती है, कह सकते हैं स्टेरिक क्लैश हो जाता है। इस क्लैश की वजह से एक फोर्स जनरेट हो जाता है एक दूसरे की ओर, ये है अट्रैक्ट होती रहती है। तो ये लंडन डिस्पर्सन फोर्स जो डाइपोल नहीं है उनके बीच में बनता है, दोनों ही आपस में अट्रैक्ट होकर डाइपोल का काम करने लग जाते हैं, तो लंडन डिस्पर्सन फोर्स होता है। इसके बाद में यहाँ हम डाइपोल वर्ड के बारे में पढ़ रहे थे, तो एक बार और वापस बता रहा हूँ कि डाइपोल ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पोलर कंडीशन में मिलते हैं। पोलर का मतलब उनके किसी एक एंड पे तो पॉजिटिव चार्ज होगा और किसी एक दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे एमिनो एसिड होती है, एमिनो एसिड भी ज्विटर आयन की फॉर्म में मिलती है। एमिनो एसिड का NH2 तो NH3 प्लस में रहता है, तो एक एंड पे एमिनो टर्मिनल तो उसका NH3 पॉजिटिव कंडीशन पॉजिटिव चार्ज रखता है। दूसरी ओर जो कार्बोक्सिलिक एंड होता है COOH वाला, वहाँ से हाइड्रोजन निकल कर NH2 को मिल जाता है, तो दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्ज रहता है COO नेगेटिव। तो ये कंडीशन एमिनो एसिड भी मिलती है, तो वो भी एक डाइपोल का काम करता है। देखो, पोलर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड डाइपोल्स। ऐसे मॉलिक्यूल जिन पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, पोलर होते हैं, ध्रुवीय कंडीशन में मिलते हैं, उनको डाइपोल कहते हैं। सेकंड आता है यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कॉल्ड डिबाई। जितनी डाइपोल मोमेंट हो रही है, उस डाइपोल मोमेंट को अपन मेजर एक यूनिट के द्वारा करते हैं, उस यूनिट का नाम होता है डिबाई। डिबाई को कैपिटल D से लिखते हैं। हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होती है वाटर की, पानी की डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होती है 1.85 D, 1.85 D सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट शो करता है वाटर का मॉलिक्यूल। इसके बाद फोर्थ आता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में बनती हैं जो नॉन पोलर कंडीशन में मिलते हैं, मतलब कि उनके ऊपर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। उनके बीच में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस तब बनती हैं तब उनके बीच में वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू लिबरेटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल के लिबरेट होने की वजह से कुछ फोर्स जनरेट हो जाता है दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो इसको हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस कहेंगे। इसके बाद ये चारों ही स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस के टाइप थे। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा इस प्रकार से पूछा जाता है कि कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, वॉन डेर वाल, आयनिक, हाइड्रोजन बॉन्ड, इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, सबसे ज़्यादा वीकेस्ट कौन है और इनका सीक्वेंस क्या है। तो मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग, कोवलेंट से कम स्ट्रॉन्ग मिलेंगे आयनिक बॉन्ड, आयनिक से कम होगा हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोजन से कम वॉन डेर वाल और वॉन डेर वाल से कम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो ये सीक्वेंस है, आपको इस तरह से याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है और सबसे ज़्यादा वीक कौन है। तो यहाँ कंफ्यूजन होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होता है कंपेयर में हाइड्रोजन बॉन्ड के। तो ये सीक्वेंस है। तो इस प्रकार से हमने दो चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। पहला चैप्टर एटम के बारे में पढ़ा था और एटम के बाद में हमने स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस पढ़ी थी। तो इन दोनों का कनेक्शन ये है कि आपके पास एटम है तो
एटम को आप स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस के द्वारा जोड़ोगे तो उससे मॉलिक्यूल बनेगा और मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक बॉन्ड्स बनेगी तो वह कंपाउंड बन जाएगा। कंपाउंड ग्रुप ऑफ या कह सकते हैं बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं तो मिक्सचर बन जाता है और बहुत सारे मिक्सचर मिलते हैं तो सेल का प्रोटोप्लाज्म बनता है और प्रोटोप्लाज्म से एक सेल बनती है, सेल से ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू बन जाएगा, टिश्यू से ऑर्गन बन जाएगा और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे। ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाएगा, एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। एक इंडिविजुअल या कह सकते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड पॉपुलेशन। दो अलग अलग स्पीसीज के जो एनिमल्स का जो ग्रुप है जो एक ही स्थान पर पाया जाता है उसको हम कम्युनिटी कह देंगे। ग्रुप ऑफ कम्युनिटी इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ कम्युनिटी प्लस हम उसके साथ में एनवायरनमेंट को भी जोड़ लेंगे तो वह इकोसिस्टम हो जाएगा। ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड लैंडस्केप, ग्रुप ऑफ लैंडस्केप इज कॉल्ड बायोम, ग्रुप ऑफ बायोम इज कॉल्ड इकोस्फीयर या बायोस्फीयर। तो इकोस्फीयर और बायोस्फीयर सबसे बड़ा हायरार्किकल लेवल होता है और हायरार्किकल लेवल में सबसे छोटा एटम होता है। तो एटम ही सबसे छोटी यूनिट होती है, अपने कह सकते हैं लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए एटम सबसे छोटी यूनिट है। एटम से ही सब चीज़ बनी हुई है।